नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज मेंस ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए। ओके, और उसमें भी अभी स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा, और उसमें भी वेक्टर स्पेस। और आज हमारा ये 13वां या 13th लेसन है। ओके, आज के इस लेसन में 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें से 5 सिविल सर्विसेज से हैं। इसके अलावा रैंक को हम एक बार फिर से और समझेंगे और कोऑर्डिनेट समझेंगे। और इस आज के कोर्स के साथ हमारे 56 क्वेश्चंस इस 13 लेसन्स में ख़त्म हो जाएंगे। और आज हम एज सच वेक्टर स्पेस में, यानी कि अगर हम बात करें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, रैंक, तो आज हम यहाँ रुकेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास, जो 14th क्लास ऑनवर्ड्स होगी, उसमें अब हम समझेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन उससे पहले थोड़ा एजेंडा समझ लेते हैं। तो एजेंडा में आज हमारे पास 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 सिविल सर्विसेज से हैं 1985 से, जो 2006 में रिपीट हुआ। फिर से 85 से एक, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया 86, 88 एंड 2012। ओके, इसके बाद हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को फिर से समझेंगे और कॉलम रैंक और रो रैंक पे बात करेंगे थोड़ी सी। और ये मैं बात इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अगली क्लास में रैंक नलिटी थ्योरम और अच्छे से समझा सकूँ। ओके, और फिर फाइनली हम समझेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल सी चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास ऑफ टुडे विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, so this is our first question of the class of today. This is the 49th question of the series on vector space. 2012 का क्वेश्चन है, 8 नंबर का। Let V be the vector space of all 2 by 2 matrices over the field of real numbers, and let W be the set consisting of all matrices with zero determinant. Is W a subspace of V? Justify your answer. Now this is a very simple question, hardly 2, 3, 4 line, nothing else. मतलब बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, 2 by 2 मैट्रिसेस का जो एक वेक्टर स्पेस है, उसका हमने एक मेंबर ले लिया। सारा जो मैट्रिसेस है, जो वेक्टर स्पेस है, वो इस तरह की मैट्रिक्स से डिस्प्ले हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर? वेयर A, B, C, D आर रियल नंबर्स। ओके, अब W एक सेट है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद जीरो डिटरमिनेंट। जीरो डिटरमिनेंट का मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह का एक इसी से बना हुआ एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है ये, एंड इट इज जीरो। It is zero means AD is equal to BC। तो अब मैं 2 डिटरमिनेंट उठा लेता हूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। 2 डिटरमिनेंट यानी कि उनके मैट्रिसेस जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो कंपैटिबल मैट्रिसेस हैं। और फिर मैं ये बता दूंगा कि जो दोनों का सम है वो इस कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता है। ओके, तो मैं इस W सेट में 2 मैट्रिसेस उठाता हूं जिनके कंपैटिबल डिटरमिनेंट 0 के बराबर हैं। ठीक है, तो एक पहले हमने ये ले लिया, तो इसका जो डिटरमिनेंट हुआ वो हुआ, एंड ऑब्वियसली इट इज जीरो मींस इट बिलोंग्स टू W। दूसरा ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 1। ओके, इसका जो डिटरमिनेंट हुआ वो हुआ 0 0 0 1, ऑब्वियसली 0 बिलोंगिंग टू W। बट द पॉइंट इज, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग, तो मेरे पास ऐड करने पर आएगा 1 0 0 1। बट ऑब्वियसली अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं, मैं इसको फॉर एग्जांपल B लिखता हूं, तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट B इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट, 1 है इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की, मीन्स W इज नॉट ए सब स्पेस अंडर दिस कंडीशन। प्रूव्ड? ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं। एक सिविल सर्विसेज 1985 का है, और मोर और लेस वही क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2006 में रिपीट हुआ है। तो V एक वेक्टर स्पेस है ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस का। तो हमने ये माना कि एक हमने मैट्रिक्स उठाई दैट बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस V, और हम M को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं A, B, C, D, where A, B, C, D are real numbers, okay, over the field F। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर स्पेस है V, इसकी डायमेंशन 4 है, और इसके लिए हमको बेसिस वर्कआउट करनी है।
तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मैं इस मैट्रिक्स M को हर हालत में ऐसे लिख सकता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, करेक्ट, ठीक। अब इस मैट्रिक्स को मैंने माना M1, इस मैट्रिक्स को M2, इस मैट्रिक्स को M3 और इस मैट्रिक्स को M4। ऑब्वियसली ऑल दीज मैट्रिसेस आर वेक्टर्स, ठीक। अब अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ हो, और इसको मैंने 0 के बराबर किया, तो मुझे बेसिस प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी है। नंबर एक ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस वाले लीनियर कॉम्बिनेशन में हर हालत में a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0, जिससे ये प्रूव होगा ऑल mi आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, और ये चार मैट्रिसेस, ये यानी कि M1 M2 M3 4, M1 M2 M3 4 generate V over F। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। ऑब्वियसली अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ से हमको हर हालत में, अगर हमको ये इक्वालिटी 0 के बराबर प्रूव करनी है, अगर हमको ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर प्रूव करना है, तो द ओनली सोल्यूशन इज a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 0। ओके, हेंस ये जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ mi आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये बात प्रूव हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसको देखें, इस मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स हर हालत में जनरेट हो रही है इन चार लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से, जिनके नाम है M1 M2 M3 M4। तो ऑब्वियसली M1 M2 M3 M4 जनरेट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस V को। ओके, तो ये चीज भी प्रूव होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया है कि ये जो चार मैट्रिसेस हैं ये स्पैन करती हैं वेक्टर स्पेस V को, नंबर एक, और नंबर दो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, सो दे आर फॉर्मिंग द बेसिस। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि चूंकि हमारे पास चार मैट्रिसेस हैं जो स्पैन भी कर रही हैं वेक्टर स्पेस V को और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, इसका मतलब ये है कि V की डायमेंशन 4 है। ओके, सो प्रूव। ओके, ये क्वेश्चन भी 1985 का है। डिटरमाइन इफ द वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3। बहुत आसान सवाल है, तो मैं इसको सीधे सीधे इस तरह से लिख लेता हूँ। मैं सिर्फ इसको मैं एचलॉन फॉर्म में ले आऊँगा। यही सिंपलेस्ट तरीका है इसको करने का। ओके, और ऑब्वियसली एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए कुछ मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा। 2R1 सॉरी, एंड R3 इज इक्वल टू R3 minus 7R1। So this becomes 1 minus 2 1, and this is 0, and this is 5 minus 3, this is 0, so this is 10, and this is minus 6। फिर से R3 को मैं करूँगा R3 minus 2R2, so this is something like this। okay, 0 5 minus 3 and 0 0 0। okay, so now the question is complete। it is this is in echelon form। okay, और obviously this row is 0, this row is 0, तो हमें जो इसकी डायमेंशन मिली है वो मिली है 2। ओके, नंबर एक। नंबर दो, इसकी ये दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दो हैं इसमें, ये दो वेक्टर्स, अर्थात ये दो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। मींस V1 एंड V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके,
और अब सिर्फ एक चीज और फाइनली चेक कर लेते हैं कि क्या इस वेक्टर को हम इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं बिकॉज दे आर लीनियरली डिपेंडेंट तीनों वेक्टर्स। तो मैं इसको कर देता हूं। सो लेट अस डू समथिंग लाइक दिस। ए 1 minus 2 1 plus b 2 1 minus 1 plus c 7 minus 4 1 है ना। okay, so it is immediately so this is 1 minus 2 1 पहला वेक्टर, 2 1 minus 1 और 7 minus 4 1 थर्ड वेक्टर and this is ABC. okay, so matrix is more or less the same basically। ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ट्रांसपोज है ना। यहाँ पर हमने वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर्स के रूप में लिखा है क्योंकि हमको इससे मल्टीप्लिकेशन करा के हमको यही मिलना चाहिए, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन, इसलिए। अदरवाइज इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर के रूप में लिखें या रो वेक्टर के रूप में लिखें। इसलिए कि अभी आप आगे देखने वाले हैं रो रैंक और कॉलम रैंक बराबर होते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें फिर से एक्चुअली जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, ये भी मेरी एक सलाह है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको इन तीनों वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर्स के रूप में ही लेना चाहिए। हालांकि मैंने इनको रो वेक्टर के रूप में ले लिया था, लेकिन कॉलम वेक्टर के रूप में लेने का फायदा ये होता है कि आप इमीडिएटली इसको इस तरह से भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ। तो जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है वो है R2 becomes R2 plus 2R1 and R3 becomes R3 minus R1. okay, so this is 1 2 7 0 5 10 0 0 minus 3 minus 6. okay, and finally so this time R2 becomes 3R2 and R3 becomes 5R3. okay, so this is okay. okay, and now R3 becomes R3 plus R1. so this is 1 2 7 0 15 30 0 0 0. आप इसको फिर से 1 2 ले सकते हैं। 1 2 15 15 से डिवाइड करते हैं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। okay, so now we have a plus 2b plus 7c equal to 0 और it is now 15b plus 30c। तो मैंने 15b कॉमन निकाल लिया, so it is b plus 2c is 0, so obviously c is a free variable। ठीक, so now let me take c equal to 1 means b equal to minus 2, so a is minus 2b minus 7c means 4 minus 7 equal to minus 3। ओके, तो अगर हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन था ये वाला दिस वन, तो ये हुआ ए की जगह हम लिखेंगे ऑब्वियसली माइनस 3 1 minus 2 1, बी की जगह minus 2, ओके 2 1 minus 1 and c की जगह 1, so it is 7 minus 4 1। तो बेसिकली हमने इन तीन वेक्टर्स को इस तरह से लिखा है, ये तीन वेक्टर्स। सो दिस इज a1 दिस v1 v2 v3। ओके, तो a1 a2 a3 जो हमको मिले हैं ऑब्वियसली a1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, a3 is not equal to 0 means linearly dependent। मीन्स ये तीनों वेक्टर v1 v2 v3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अ बिट मोर ऑन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हालांकि इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, रेगुलरली बात हो रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस हम पढ़ चुके हैं, या कॉलम स्पेस किसी भी मैट्रिक्स का जो एक m by n मैट्रिक्स है।
तो रो स्पेस की डायमेंशन या कॉलम स्पेस की डायमेंशन कहलाती है रो रैंक और कॉलम रैंक ए का। तो रो स्पेस की डायमेंशन रो रैंक और कॉलम स्पेस की डायमेंशन कॉलम रैंक। पॉइंट इज क्लियर फॉर ए मैट्रिक्स M, फॉर ए मैट्रिक्स A which is of the order of M into N। रो रैंक और कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो इसलिए हम इसको रैंक के नाम से पुकार सकते हैं, यानी कि रो रैंक कहें या कॉलम रैंक कहें, इसकी जगह अच्छा ये है कि हम रैंक कहें। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कॉमन वैल्यू है रो रैंक या कॉलम रैंक की। ओके, और रैंक का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स ए का? अगर हम रैंक की बात करें कि उसमें नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स में पाइवट कॉलम्स कितने हैं। आने वाले क्वेश्चन में और आपको समझाने वाला हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि पाइवट कॉलम्स क्या होते हैं। या इक्वली नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और इक्वली नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन मैट्रिक्स ए। तो अगर आपको नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स पता है या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज पता है किसी मैट्रिक्स में, देन दैट नंबर इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। कब ये इंपॉर्टेंट है जानना, ऑब्वियसली क्योंकि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की बात कर रहे हैं। व्हेन ए इज प्लेस्ड या पुट इन echelon form, the most important। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रैंक। अब रैंक मैं आपको इसमें निकलवाऊंगा और रैंक के अलावा मैं आपको इसमें पाइवट कॉलम भी बताऊंगा। ओके, और लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की संख्या भी बताऊंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन चूंकि ये 4 गुणा 5 ऑर्डर है ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स का, तो हम ये जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि इस मैट्रिक्स से 4 गुणा 5 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, इससे 2 चीजें बनेंगी। इससे एक तो बनेगा नल स्पेस। नल स्पेस कब बनेगा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स से अगर मैं एक लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 मैं 5 वेरिएबल्स ले लेता हूं, तो मेरे सामने सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस हो गया। ओके, तो यानी ये जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, इनसे इस मैट्रिक्स के जरिए बनने वाला जो सोल्यूशन स्पेस है या इस मैट्रिक्स का नल स्पेस है। ओके, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 स्पेस बनेंगे कि एक तो नल स्पेस बनेगा। तो नल स्पेस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नल स्पेस इज बेसिकली सोल्यूशन स्पेस ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, तो एक तो इसमें नल स्पेस बनेगा और इसमें एक कॉलम स्पेस बनेगा, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर इसमें फ्री वेरिएबल्स की संख्या r है तो नल स्पेस की डायमेंशन r होगी और कॉलम स्पेस की डायमेंशन n माइनस r होगी, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो कॉलम, तो हमारे पास वेरिएबल्स 2 तरह के हो गए। एक तो फ्री वेरिएबल्स हो गया जो नल स्पेस के लिए है, और दूसरा हमारे पास पाइवट वेरिएबल्स हो गए। करेक्ट? तो नंबर ऑफ पाइवट वेरिएबल्स प्लस नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। द पॉइंट इज क्लियर। पाइवट वेरिएबल से बनने वाला स्पेस की डायमेंशन, यानी कि कॉलम स्पेस की डायमेंशन n माइनस r, इसकी डायमेंशन r, और वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो अब इस मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। देखिए, इस मैट्रिक्स को मैंने एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए हैं। क्योंकि मुझे इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको और इसको, तो मैंने ये R2 becomes R2 minus R1, R3 becomes R3 minus 2R1, R4 becomes R4 minus 3R1। तो ये सिंपल है। ये तो ये आपके सामने ये ट्रांसफॉर्म हो गई, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ये वाली जो रो है, ये वाली रो, इस रो का -3 टाइम्स है ये वाली रो और -टाइम्स है ये वाली रो।
तो बेसिकली ये वाली जो दोनों रो हैं, ये वाली दोनों रो, इस रो के कारण these two rows can be reduced to 0 rows। तो अगला जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, R3 becomes R3 plus 3R1 और R4 becomes R4 plus R2। तो ये वाली दो रोज जो हैं ये 0 रोज हो गई। अब ये जो दो रो बनी, अच्छा एक चीज और, हर हालत में मैं इसको 0 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ कि R1 becomes R1 minus R2। तो ये प्योर एचलॉन फॉर्म हो जाएगी जैसे मैं यहाँ पर इसकी जगह में 0 लाता हूँ, हालांकि डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। तो मेरे सामने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रो ये है और एक ये, तो मेरे सामने दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो इसका जो रो स्पेस की जो डायमेंशन है वो ऑब्वियसली 2 है, करेक्ट। अब इसमें पाइवट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? पाइवट वेरिएबल्स सबसे पहला ये है, एचलॉन फॉर्म में रखे जाने पर किसी भी मैट्रिक्स की हर रो का पहला नॉन जीरो वेरिएबल इज कॉल्ड पाइवट वेरिएबल। तो एक पाइवट वेरिएबल ये है और दूसरा पाइवट वेरिएबल मुझको यहां से मिलेगा, यहां से। तो मेरे सामने ऑब्वियसली इसमें 5 वेरिएबल्स होंगे, ये हम देख चुके हैं यहाँ पर, ये 5 वेरिएबल, ये x1 x2 x3 x4 x5। तो इन 5 वेरिएबल्स में मेरे पास दो वेरिएबल्स पाइवट हो जाएंगे। और पाइवट कौन कौन से होंगे? x1 एंड x2 जो हैं ये पाइवट वेरिएबल्स हो जाएंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 रखूंगा तो ये x1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x2 से मल्टीप्लाई होगा। तो दो वेरिएबल्स पाइवट वेरिएबल्स हो जाएंगे। और जो फ्री वेरिएबल्स होंगे, वो मेरे पास 3 होंगे, x3 x4 x5। ओके, तो इन 3 फ्री वेरिएबल से जो सॉल्यूशन स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन 3 होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ये मैं आपको इतना यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत जल्दी रैंक नलिटी थ्योरम पे जाने वाले हैं। तो डायमेंशन नल स्पेस इक्वल टू 3 एंड डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या रो स्पेस एक ही चीज है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस is equal to 2 and 2 plus 3 that is 5 and 5 is the number of variables given in this matrix। okay, जब इस मैट्रिक्स को हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में इसको एम्प्लाई करेंगे। चलिए, सो द पॉइंट इज क्लियर। इस मैट्रिक्स को इसीलिए लिया गया था कि ताकि मैं आपको एक बेसिक चीजें समझा सकूं कि हम पाइवट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल्स में हम एक रिलेशन कैसे कायम करते हैं। ओके, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम 1986। 4 वेक्टर दिए गए हैं और हमको उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने हैं ताकि उससे एक सब सिस्टम क्रिएट हो सके। तो सिंपल है, इन चारों वेक्टर्स को हम कॉलम वेक्टर्स के रूप में लिखेंगे। So this is 2 minus 2 minus 4 1 9 3 minus 2 minus 4 1 and 3 7 minus 1। ओके, और मैं इसको एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा। सो R2 becomes R2 plus R1 and R3 becomes R3 plus 2R1। okay, so this is 2 1 minus 2 3, this is 0, this is 10, this is minus 6, this is 10 and this is 0 5 minus 3 5। okay, and finally R3 becomes R3 minus half of R2। so this is 2 1 minus 2 3 0 10 minus 6 10 0 0 0 0। ओके, तो इसमें ये रो चूंकि 0 रो है तो जो रैंक हमको मिला, सपोज इट इज A, सो रैंक ऑफ A बराबर 2। ओके, अब हमें निकालना है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सब सिस्टम। तो हमको इसमें छांटना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं।
बड़ा सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो ये है, चूंकि मैं इसको इचलॉन फॉर्म में ला चुका हूँ, तो सबसे पहला तो ये है चूंकि इसमें पहला एलिमेंट नॉन जीरो ये वाला है। दूसरा ऑब्वियसली ये है, ये वाला, इसको मैं 1 कर सकता हूँ हर हालत में, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा 1 हो जाएगा ये। तो दूसरा ये हुआ, ये ऑब्वियसली नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। तो ये जो दो कॉलम है हमारे पास, ये जो दो कॉलम है, ये बेसिकली फ्री वेरिएबल्स देंगे, और ये जो दो कॉलम है, ये वाले दो कॉलम, ये हमको पाइवट वेरिएबल देंगे। ठीक है, तो ये जो पहला वाला कॉलम है, दिस कॉलम इज v1 एंड दिस कॉलम इज v2। तो v1 एंड v2, v1 and v2, these two columns are, v1 and v2 are linearly independent। ओके, आंसर। अब ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल है। सपोज किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए हमने ये माना कि उसकी बेसिस है e1, e2, en, यानी कि वेक्टर स्पेस जो n डायमेंशनल है। ओके, तो ऑब्वियसली इस n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब चूंकि ये जो जितने भी ई आई हैं, ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली ऑल ए आई, ये a1 a2 ai, ये ऑल ए आई आर यूनिक विद रेफरेंस टू दिस वेक्टर। ओके, तो इन ए आईज के सेट को, सेट ऑफ ऑल ए आई इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो हमारे पास जो n टपल है, a1 a2 an, this is called coordinate vector of v relative to ei। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स। इसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आगे देख लेंगे। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। u and v be the following subspaces of R4। तो एक सब स्पेस ये दिया गया है और दूसरा सब स्पेस ये दिया गया है। तो हमको इन सब स्पेसेस की डायमेंशंस और बेसिस निकालनी है, और u इंटरसेक्शन w का भी डायमेंशन और बेसिस वर्कआउट करनी है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मैं 4 वेक्टर्स लेता हूँ इसमें u में, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 4 वेक्टर्स में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 -5। ऑब्वियसली 2 + 3 - 5 = 0। दूसरा ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 4 7 2 -9, 7 और 2 9, 9 - 9 = 0। तीसरा ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 0 3 2 -5, और चौथा ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 2 4 8 -12, 4 + 8 12, 12 - 12 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए 4 वेक्टर्स हैं जो इस सब स्पेस से आ रहे हैं। ओके, अब इसका मैं निकालता हूँ रैंक। तो पहला वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, और तीसरा वेक्टर मेरे पास ये है, और चौथा वेक्टर है मेरे पास। ओके, तो सेम तरीका हम इसको रो रिड्यूस करेंगे। तो R2 becomes R2 - 2R1, R3 becomes R3 - 3R1, and R4 becomes R4 + 5R1. So it is reduced to 1 4 0 2 okay 0 -1 3 0। okay, 0 2
2 2 ओके, एंड दिस इज 0 11 -5 -2, and finally R4 becomes R4 minus R2, sorry, plus R2 plus R3. Okay, so this becomes this matrix 1 4 0 2 0 -1 3 0 0 -10 2 2, and it is 0 0 0 0. ओके, अब इसमें ऑब्वियसली ये 3 रोज जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हमें इसका जो डायमेंशन मिला 3 मिला, यानी कि डायमेंशन u बराबर 3। ओके, अब मैं इसको प्रॉपरली निकालता हूँ, लेकिन ये उदाहरण लेके मैंने आपको ये समझाया कि अगर हमको ये कंडीशन दी गई है तो इससे बनने वाले सब स्पेस का, यानी जो u सब स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी होगी। अब इसको हम फॉर्मली वर्कआउट करते हैं इसकी डायमेंशन को। ओके, अब इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको वर्कआउट करते हैं। तो इस रिलेशन को मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूं, ओके। अब इसमें जो फ्री वेरिएबल्स हैं A C D, हमेशा ध्यान रखिए कि जो पहला वेरिएबल होता है ये कभी भी फ्री नहीं होता, लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली इस केस में इसलिए है क्योंकि A का कोफिशिएंट 0 है, तो A को यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन में पहला वेरिएबल हमारे लिए ये है, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अब जैसा हम लोग करते आए हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैं आपको एक टेबल बनाने की हमेशा एक सलाह देता हूं। तो ये टेबल मैंने आपको बनाने की सलाह दी है। तो ये जो हमको जो 3 वेरिएबल मिले हैं फ्री वेरिएबल A C D, इनकी हम वैल्यूज लेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ओके, तो जब A बराबर 1 C बराबर 0 और D बराबर 0, तो यहां से यानी हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है ये। So A is 1, so B is 0. Next A is 0, C is 1, so this time this is 1, this is 1, so B is -1. Okay, and next D is 1, तो B is obviously -1. तो हमारे सामने जो बेसिस हुई किसकी, U की, ये हुई 1 0 0 0, यानी कि ये वाला वेक्टर, and then 0 -1 1 0 and 0 -1 0 1। तो ऑब्वियसली बेसिस में 3 वेक्टर्स हैं, तो जो डायमेंशन हुई वो हुई 3। ओके, अब निकालते हैं हम W में 2 कंडीशंस दी गई हैं। सो इट इज A + B बराबर 0 एंड C = 2D। तो मैं इन दोनों को इस तरह से लिख सकता हूं, A + B = 0 एंड C - 2D = 0। ऑब्वियसली जो फ्री वेरिएबल्स हैं, देखिए यहां पर ये फ्री वेरिएबल नहीं है इस बार A, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। तो फ्री वेरिएबल्स हैं इस बार हमारे पास B और D। ओके, तो B को हमने 1 लिखा, D को 0 लिखा, इसको 0 लिखा, इसको 1 लिखा, ये किसी काम की नहीं है, तीसरी रो। Okay, so when B is 1, A is -1, correct, and D is 0, so C is 0. When B is 0, A is 0, and D is 1, so C is 2. तो जो बेसिस वेक्टर्स हुए W के, वो हुए -1 1 0 0 एंड 0 0 2 1, इसलिए डायमेंशन W = 2। ओके, और फाइनली U इंटरसेक्शन W देखते हैं। तो U इंटरसेक्शन W में हमारे पास 3 कंडीशन है, यानी कि U इंटरसेक्शन W वो सब स्पेस है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इन दोनों कंडीशंस को भी, मींस
ये एंड c माइनस 2d इक्वल टू, तो मैं इसको सिस्टेमेटिकली लिख देता हूँ। तो a से शुरू करूँगा तो a प्लस b बराबर 0, b प्लस c प्लस d बराबर 0 एंड c माइनस 2d बराबर 0। ऑब्वियसली इज d, ठीक है। तो d को हमने 1 लिख लिया यहाँ पर। ये जो दो रो हैं ये किसी काम की नहीं है। तो जब d को हमने 1 लिखा तो c इज इमीडिएटली 2, when c is 2 d is 1, so b is minus 3, so a is equal to minus b, so it is 3. So basis of u intersection w is 3 minus 3 2 1, and obviously dimension equal to 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज 55th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ अ v रिलेटिव टू दिस बेसिस वेयर v इज दिस, पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में v इज abc। तो मैं v abc निकाल देता हूं सबसे पहले। ओके, तो v बराबर abc को हम लिख सकते हैं तीन स्केलर्स x y z के लिए, 1 1 1 प्लस y 1 1 0 प्लस z 1 0 0। ओके, सो ये एक सरल सवाल है। इट इज 1 1 1, दूसरा वेक्टर है 1 1 0 और तीसरा वेक्टर है 1 0 0। ये हमारे अननोन्स हैं एंड इट इज इक्वल टू ABC। तो ये बहुत सरल इसलिए है क्योंकि इसमें थर्ड रो में हमारे पास सिर्फ एक ही स्केलर, मतलब एक ही, बाकी दोनों स्केलर जीरो हैं। एक ही स्केलर ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a एंड x प्लस वाई इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c। तो x इक्वल टू c हमको मिल ही गया है, तो y is obviously from here y is obviously b minus x, so b minus c, and z is equal to a minus x minus y equal to a minus c minus y, यानी कि minus b minus c, so it is a minus c minus b plus c, so it is a minus b। okay, तो abc वेक्टर ABC vector is equal to x is c 1 1 1, y is b minus c 1 1 0, and z is a minus b। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हुए, कोऑर्डिनेट्स का सेट हुआ हमारे, यानी कि कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो ये हुआ हमारा c b माइनस c एंड a माइनस b। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से हम 4 माइनस 3 2 को निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जाम में अगर ये आए तो आपको इसको ऐसे ही निकालना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 4 माइनस 3 2 को a की जगह 4 b की जगह, यानी कि a बराबर 4 b बराबर माइनस 3 और c बराबर 2 करके निकाल देता हूँ। लेकिन एग्जाम में आपको इसको प्रॉपरली करना चाहिए, बिल्कुल जैसे इस तरह से किया गया है। ओके, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हुए, कोऑर्डिनेट वेक्टर हुआ c b माइनस c a माइनस b बराबर 2 माइनस 5 मीन्स इक्वल टू 2 1 1 माइनस 5 1 1 0 प्लस 7 1 0 0।
ओके, सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये सिविल सर्विसेज 1988 का क्वेश्चन है और हमारा 56 क्वेश्चन है 13th क्लास में। आज की क्लास वेक्टर स्पेस में, यानी कि वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस और डायमेंशंस और रिलेटेड इशू पर हमारी ये क्लास आज की आखिरी क्लास है, मतलब 13th क्लास है। इसके बाद एक्सरसाइजेज जारी रहेंगी और एक्सरसाइजेज में कुछ और नई चीज़ समझने को होगी, बिल्कुल समझाई जाएगी। आखिरी से मतलब ये है कि अब हमारी जो 14th क्लास होगी, जो मैंने शुरू में आपको बोला था, 14th क्लास जो होगी वो लीनियर मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन पे होगी। ओके, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाने के पश्चात ऑब्वियसली जो वेक्टर स्पेस है उसका चैप्टर ख़त्म होगा और फिर हम मैट्रिसेस करेंगे। चलिए, तो डिटरमाइन ए बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स। तो ये 4 वेक्टर्स दिए गए हैं। तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि इन चारों वेक्टर्स को हम रख लेंगे कॉलम वेक्टर के रूप में। ओके, ओके, 1 2 3, 2 1 -1, 1 -1 4 and 4 2 -2। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो इसमें लगेंगे वो लगेंगे R2 becomes R2 - 2R1 and R3 becomes R3 - 3R1। ओके, सरल क्वेश्चन है बहुत। सो 1 2 1 2 1 4, इट इज 0 -3 -3 -6, and then we have R3 becomes R3 - 3R1 means 0 -7 -7 and -14, and now we have R3 becomes R3 minus 7 upon 3 R2, and then it is okay. So we have 1 0 row and linearly independent vectors are these two। ये दोनों linearly independent vectors हैं। तो चूंकि ये रो स्पेस की बात कर रहा हूँ, अब हम यहाँ पर ऑब्वियसली रो स्पेस की बात कर रहे हैं, तो रो स्पेस में अगर डायमेंशन 2 हैं तो ऑब्वियसली कॉलम स्पेस में भी डायमेंशन 2 होंगी। तो कॉलम स्पेस के लिए सबसे पहला जो हमको जो पाइवट वेरिएबल देगा वो ये है, ये नंबर 1, और दूसरा हमको पाइवट वेरिएबल ये देगा, तो दूसरा कॉलम ये है। तो ये जो 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, मींस V1 V2, तो ये और ये दोनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो जो बेसिस बनी, बेसिस, सो बेसिस इज V1 V2 and here we have answer। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी 13th क्लास ख़त्म हुई है और 14th क्लास में जो मैंने आपको शुरू में बोला, हम आज शुरू करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए, नमस्कार।